नमस्ते आप सभी का और आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ आप सभी को। अ, हमारे साथ हैं मृणाल। मृणाल से आप सभी परिचित ही होंगे। मृणाल आज की हमारी इस चर्चा में हमारी अतिथि हैं और मृणाल को समुदाय विकास, उत्पाद समर्थन और बिक्री में 12 वर्षों का अनुभव है और फिलहाल वो कोरा में ग्लोबल प्रोडक्ट सपोर्ट टीम का नेतृत्व करती हैं। अ, आज के लिए हमारी जो अतिथि हैं मृणाल वो बिल्कुल ख़ास हैं क्योंकि आज हम जिस किताब पर बात करेंगे विद्रोहिणी, वो भी असाधारण स्त्रियों की कहानी है जिन्होंने परिस्थितियों से लड़कर एक मिसाल कायम की और नेतृत्व क्षमता की एक मिसाल कायम की है। तो मृणाल आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कोशिश का हिस्सा बनने के लिए और इस बातचीत में सम्मिलित होने के लिए। अम, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत मुझे धन्यवाद। अ, इस लाइव पे आमंत्रित करने के लिए और साथ में सभी को हिंदी दिवस के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ इस लाइव का पार्ट बनकर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चूँकि आज हिंदी दिवस है और ये हमारे बुक नर्ड्स का दूसरा पॉडकास्ट है और हिंदी का हमारा पहला पॉडकास्ट है। हिंदी दिवस है तो आज से 1 साल पहले हमने हिंदी किताबों से लोगों को जोड़ने की एक शुरुआत की थी और उस शुरुआत का 1 साल हो गया है और बुक नर्ड्स हिंदी की शुरुआत के पीछे की कहानी थी कि हम हिंदी भाषा की बेहतरीन किताबें आप सभी के लिए लेकर आए क्योंकि हमारे देश की लगभग 40% आबादी हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, हिंदी उनकी पहली भाषा है और आबादी के इस वर्ग को एक मंच देने की हमने कोशिश की। कुछ तथ्य हैं जो मैं आप सभी के साथ चूँकि आज हिंदी दिवस है तो एक माहौल भी बनाना ज़रूरी है, तो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। कि अंग्रेजी और मंदारिन जो कि चीन की भाषा है, उसके बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की पहली कविता अमीर खुसरो ने लिखी थी और आरएनआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में समाचार पत्रों की एक दिन में 38 करोड़ प्रतियाँ प्रकाशित होती है, जिसमें से 49.01% हिस्सा सिर्फ़ हिंदी समाचार पत्रों का होता है। और सेंसस इंडिया और आईआरएस की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या हर वर्ष 96% बढ़ रही है। और अगर इससे अनुमान लगाया जाए तो मार्च 2023 तक लगभग 24 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग करेंगे। तो ये तो रही तथ्यों की बात। हमारी कोशिश है कि आज हिंदी दिवस है तो हमारी ये बातचीत हिंदी में हो और हम हिंदी की चुनिंदा किताबें आप तक पहुँचाते रहें। आज हमने जिस किताब को चुना है, वो है विद्रोहिणी। ये किताब जो है रेबेल गर्ल्स का हिंदी अनुवाद है, जिसे अनबाउंड स्क्रिप्ट ने हिंदी में प्रकाशित किया है। रेबेल गर्ल्स के बारे में बता दूँ, ये एक वैश्विक ब्रांड है जो दुनिया भर की लड़कियों में प्रेरणा और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए समर्पित है। और एक और दिलचस्प बात ये है कि इस किताब में जिन असाधारण स्त्रियों के बारे में बात की गई है, उनकी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को भी दुनिया भर की मशहूर स्त्री कलाकारों ने ही उकेरा है। और आज की इस चर्चा में हमारी अतिथि हैं मृणाल। मृणाल भी कोरा में ग्लोबल प्रोडक्ट सपोर्ट टीम का नेतृत्व करती हैं, तो हमारे साथ एक वुमेन लीडर भी हैं। तो बातचीत की शुरुआत करती हूँ मृणाल मैं आपसे। आप अपने लिंक्डइन क्रिएटर के सफ़र के बारे में बताएँ और आपका जो हिंदी पॉडकास्ट है कागज़ की कश्ती, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे उसने हिंदी भाषा और उसकी लोकप्रियता के मायने बदले आपके लिए? बहुत खूबसूरत बहुत सवाल है खूबसूरत श्वेता। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत-बहुत बधाई, आपका 1 साल पूरा हो चुका है आपकी पहल के बारे में जिसमें आप नई किताबों को लेकर आते हैं, हिंदी में विशेष करके। एक पिक्चर हमने देखी थी हिंदी मीडियम जिसमें एक डायलॉग हुआ करता था कि अ, हमारे देश में अंग्रेज़ी ज़बान नहीं है एक क्लास है। और वो काफ़ी चुभा वो डायलॉग मुझे क्योंकि अमूमन जहाँ तक कि मेरा सवाल है मेरी मातृभाषा बंगाली है पर मेरा मेरा जन्म मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाकों में हुआ था और मेरी पूरी पढ़ाई वहीं पे हुई है। तो मेरी हिंदी काफ़ी साफ़ है। इन एक तरह से कह सकती हूँ मैं कि बांग्ला से भी अच्छी है मेरी हिंदी मेरे हिसाब से। पता नहीं बाकी लोगों को कैसी लगती है पर लिंक्डइन पे आते हैं अगर तो
लिंक्डइन में मैं 10 साल से थी, 2010 10 साल से अधिक इनफैक्ट लाइक मेरे मुझे लगता है कि मैंने 2010 में जॉइन किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उस समय मैंने लिंक्डइन जॉइन किया था क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला कि लिंक्डइन एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप नौकरी के कई कई अवसर मिल सकते हैं आपको। और मैं जब भी लिंक्डइन पे आती थी, मैं ज़्यादातर या तो अपने नए एम्प्लॉयमेंट के अपडेट्स करने के लिए आती थी या फिर नौकरी ढूँढने के लिए आती थी या फिर किसी रिकमेंडेशन के लिए आती थी या फिर क्लाइंट मैंने 8 साल क्लाइंट सर्विसेज़ में निकाला है, तो काफ़ी ज़्यादा समय मैंने लिंक्डइन पे एक्चुअली सेल्स में लगाया है। पर अगर बात करें क्रिएटर जर्नी की, तो मेरी क्रिएटर जर्नी एक्चुअली बहुत छोटी है। लिंक्डइन पे मैंने सीरियसली लिखना स्टार्ट किया अम, फरवरी 2022 से। हालाँकि जो मेरे साथ जो बाकी के 199 क्रिएटर्स थे, उनमें से काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसे थे जो बहुत सालों से लिखते थे, जो अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं, काफ़ी उम्दा लिखते हैं। आपने देखा भी होगा कि लिंक्डइन क्रिएटर प्रोग्राम के दौरान बहुत बेहतरीन कंटेंट निकल कर आया है। और मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, हम हिमाचल घूमने गए थे मेरे पति के कुछ दोस्तों के साथ और वहाँ पर अब उन दोस्तों में उनके 3 बच्चे भी थे और उन तीनों बच्चे 5, 6, 7 साल की उम्र के थे और उन सबको कहानियाँ बहुत पसंद थी। तो मम्मियाँ ऑब्वियसली काफ़ी थक जाती थी उन लोगों को कहानियाँ बता-बता कर। तो ज़िम्मा मेरे ऊपर था क्योंकि मेरे पास अभी तक मैं अभी तक मम्मी नहीं हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को एंटरटेन रखना और उस समय मैंने उनको काफ़ी सारी कहानियाँ जो हमने बचपन में सुनी थी, उनको तोड़-मड़ोड़ कर कैसे तो भी करके सुनाया। उस जगह से मुझे लगा कि शायद स्टोरी टेलिंग एक ऐसा फ़ॉर्मेट है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने हमेशा या तो किसी फ़ील्ड के बारे में बात की है या फिर अपने नॉलेज के बारे में बात की है, पर मैंने कभी उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जो कई हद तक मेरी बुनियाद रही है और मुझे अपना बचपन काफ़ी पसंद था। मेरा बचपन काफ़ी खुशहाल रहा है। 15 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। पर फिर भी जब तक वो थी, तब तक मेरा मेरा जो बचपन था वो यादगार रहा है और उन यादों को वापस जीने के लिए, उन यादों में मैंने जो सीखा है बचपन में, जो छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने सीखी थी या फिर बचपन की कुछ बातों से जो आज के मेरे इस दिनचर्या में जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो थी, उनको सोचकर मैंने सोचा कि शायद कागज़ की कश्ती अम, एक ऐसा वीडियो पॉडकास्ट बन सकता है जिससे लोग जुड़ सकें और जो 10 हफ्ते थे लिंक्डइन क्रिएटर प्रोग्राम के उसके हर हफ्ते में मैं एक नया कांसेप्ट लेकर आती थी और उस कांसेप्ट पे वीडियो बनाती थी और मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है ये जानकर कि बहुत सारे लोगों को वो अच्छा लगा, रिलेटेबल लगा। एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम सबका जीवन कई मायने में एक जैसा है। हमारी पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, पर काफ़ी हद तक हम काफ़ी सिमिलर हैं, एक जैसे हैं और शायद इसीलिए काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ के साथ। सो ये था मेरा लिंक्डइन क्रिएटर का जर्नी कागज़ की कश्ती के साथ। अ, आपने बहुत खूबसूरत बात कही मृणाल कि हम कई मायनों में एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं क्योंकि जब भी मैं आपकी पोस्ट पढ़ती थी, तो बहुत नॉस्टैल्जिया फ़ील होता था क्योंकि हम इतने बिज़ी हो गए, इतने व्यस्त हो गए अपनी ज़िंदगी में कि बचपन की कुछ चीज़ों को जो हम उस समय बहुत एन्जॉय किया करते थे, उन सबको भूलने लगे। लेकिन उन पोस्ट से जैसे कि आपने कॉमिक्स के बारे में बताया, तो वो इन सारी चीज़ों ने एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया और वो काफ़ी दिलचस्प था। अ, अब आते हैं हम किताब पर जो किताब है विद्रोहिणी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विद्रोहिणी इस शब्द को आप कैसे परिभाषित करती हैं? और क्या आप कभी अपने असल ज़िंदगी में किसी ऐसी विद्रोहिणी से रूबरू हुई हैं जिसने विषम परिस्थितियों से लड़कर कोई मिसाल कायम की हो या कुछ अलग किया हो? विद्रोहिणी एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है कि अ, दुनिया में जितनी भी महिलाएँ हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाएँ जो आज भी चुप्पी साध के बैठी हुई हैं, वो भी कहीं न कहीं मन में विद्रोहिणी हैं क्योंकि वो जीवन जी रही हैं अपना और उनका जीवन एक संघर्ष ही रहा है। अम
इस वाक्य को बोलते समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपने दूसरे किसी जेंडर को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में काफ़ी जेंडर इम्बैलेंस रहा है दुनिया में और मैं मुझसे अगर आप पूछे कि विद्रोहिणी शब्द की संज्ञा क्या रहेगी आपके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्रोहिणी का अर्थ होता है रिबेल। एक ऐसा इंसान जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर उन चीज़ों जो ना नहीं सुनना चाहता, जो विद्रोह करता है, उसको विद्रोहिणी कहते हैं। और विद्रोह वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। जब मैं कहती हूँ वर्बल, नॉन वर्बल, इसका मतलब है कि विद्रोह आप बोलकर भी कर सकते हैं और ना बोलते हुए भी कर सकते हैं। एक मुहिम की तरह देखती हूँ मैं विद्रोह को और विद्रोह काफ़ी सकारात्मक भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हालाँकि कुछ जो विद्रोहिणी जैसे जो किताब भी है, उसमें काफ़ी बड़ी हस्तियों का विवरण दिया हुआ है, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष करके दुनिया को एक दुनिया में एक मकाम हासिल किया है और और उनकी जो परिस्थितियाँ रही हैं, उन परिस्थितियों को छोड़कर उन्होंने वो किया है। तो मुझे कई मायने में ऐसा लगता है कि अम, विद्रोहिणी का अर्थ सिर्फ़ केवल हम सफल महिलाओं की तरफ से नहीं देख सकते हैं, हमको उनको भी कहना चाहिए जो असल में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष कर रही हैं। तो अगर मैं कल मुंबई में रहती हूँ मैं और मुंबई के अगर मैं लोकल ट्रेन में जाऊँ, वहाँ पे जो लेडीज़ कोच है, मैं कहूँगी उनमें ज़्यादातर अमूमन विद्रोहिणी की परिभाषा को अम, आइडेंटिफ़ाई करती हैं क्योंकि वो हर कोई अपने घर से निकलकर अपने काम के क्षेत्र में जा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं। उनको पता नहीं उन्होंने कितना संघर्ष करके शायद अपनी पढ़ाई हासिल की हो, अपनी नौकरी हासिल की हो, कितना कुछ किया हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि विद्रोहिणी अगर आप ढूँढने जाएँ ना, तो हर घर में सिर्फ़ भारत के नहीं, विश्व भर के हर घर में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई विद्रोहिणी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सही बात कही है मृणाल आपने और जो भी हमें सुन रहे हैं जो भी श्रोता के रूप में हमसे जुड़े हैं, अगर वो भी अपने विचार रखना चाहते हैं, तो रेज़ हैंड का ऑप्शन है। आप रेज़ हैंड के उस ऑप्शन को कीजिए और फिर हम आपको एज़ अ स्पीकर जोड़ लेंगे। हमारे साथ मुनीश हैं। मुनीश, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके लिए विद्रोहिणी की क्या परिभाषा हो सकती है? और आपने क्या देखा है अपने जीवन में किसी ऐसी स्त्री को जिसने संघर्ष किया हो आपके असल जीवन में? अ, विवेक खंडेलवाल सर कुछ कहना चाहते हैं? अ, हमारे साथ जुड़े हैं विवेक खंडेलवाल। आप हमें बताइए कि विद्रोहिणी को आप कैसे परिभाषित करते हैं? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ श्वेता? हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। मेरी मित्र मृणाल यहाँ पे है आज मंच पे और मृणाल को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा ही अच्छा लगता है। मृणाल ने हमेशा हिंदी के माध्यम से बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें कही हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं। हम साथ में लीग कैप के प्रोग्राम में रहे और बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। रोहन, आपसे मिलके अच्छा लग रहा है, आप इस तरह के एपिसोड्स लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब आता हूँ आज के मुद्दे पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा विद्रोहिणी का जो टॉपिक है, जैसा मृणाल ने कहा कि रेबेल है इसका मतलब और मृणाल ने अपनी परिभाषा बताई। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जीवन में कोई संघर्ष होता है और जब संघर्ष परन परन अ, ची सीमा पे पहुँच जाता है, जब एकदम ऊपरी स्तर पर पहुँच जाता है और तब जब आपके अंदर का जो उबार है, आपको लगता है कि नहीं आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ कर सकते हो, तो जो निकल के आता है ना वो विद्रोहिणी है। मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है, जो अपने-अपने जीवन में कहीं न कहीं जो एक मैं ये कहूँ जो सोसाइटी में जो एक स्टीरियोटाइप ओपिनियन हमेशा से रही है कि यार महिला तो खाली यही कर सकती है, ये नहीं कर सकती और पुरुषों को एक अलग दर्जा, एक अलग स्तर दिया हुआ है। उसको उ उसको एक दायरे से क्रॉस कर अगले दायरे तक जाने के लिए जो महिलाओं ने काम किया है पिछले कुछ दशकों में, आई थिंक वो रियली स सराहनीय है और मैं तो यही कहूँगा कि आज
समाज में जो परिवर्तन आया है महिलाओं को लेकर, उसमें अगर आपके परिवार का कोई भी पुराना एक ऐसा कल्चर है जिसको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और बाद में परिवार का भी नाम रोशन हो रहा है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा और उससे आप समाज में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। खाली आपके खुद के परिवार में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, आप समाज में भी परिवर्तन ला रहे हैं। आज मान लीजिए अगर एक इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ बनी ग्लोबल लेवल पर, तो वो जिस समाज से निकली, जिस कंज़र्वेटिव बैकग्राउंड से निकली, उस समय उनके लिए भी एक चैलेंज रहा होगा। हालाँकि उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में रही होगी, जैसा कि मैं बुक्स में और मीडिया के माध्यम से पढ़ता हूँ। तो ये मेरी छोटी-सी एक ओपिनियन है, जो मैं सामने रखना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विवेक, आपने अपनी बात रखी और हमारे साथ श्रोता में अलिंद हैं, अलिंद माहेश्वरी, जो अनबाउंड स्क्रिप्ट के फाउंडर हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी बात रखें, विद्रोहिणी को वो कैसे परिभाषित करते हैं, अगर वो जुड़ना चाहें? अम मैं एक और सवाल जिस पे मैं आप सबकी राय जानना चाहूँगी कि हम अभी एक ऐसे मंच पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ हम हर दिन नेतृत्व की कहानियाँ सुनते हैं, जहाँ आत्मविश्वास की बात होती है और इस किताब में भी उन्हीं स्त्रियों के बारे में बात की गई है, जिन्होंने अपने अंदर के लीडर को पहचाना। एक एन रिचर्ड्स की कहानी है इसमें जो अमेरिका की गवर्नर रहीं। वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कब्र पर लिखा हो कि उसने घर को सचमुच बहुत साफ-सुथरा रखा। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ये कहते हुए याद करें कि उसने सरकार के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। जो भी उन्होंने कहा उससे एक कंडीशनिंग निकल कर आती है, एक बाउंड्री निकल कर आती है कि अमूमन हम अपने घर में भी देखते हैं कि जो घर की महिलाएँ होती हैं, भले ही वो कामकाजी हों, फिर भी उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो खुद ब खुद उनकी सुबह की शुरुआत घर की साफ-सफाई और किचन से होती है और घर के जो पुरुष होते हैं वो एक अखबार और चाय के साथ शुरुआत करते हैं सुबह की। तो ये जो कंडीशनिंग है और ये जो बाउंड्रीज़ सेट की जाती हैं शुरुआत से ही, इस पर आपकी क्या विचार हैं, मृणाल और विवेक? बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो कंडीशनिंग की आपने बात की वो बिल्कुल सही कही। मैंने स्नातक में साइकोलॉजी पढ़ी थी और साइकोलॉजी में बहुत एक खूबसूरत चैप्टर हुआ करता था कंडीशनिंग के ऊपर, जिसमें आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप जिन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं और जिस तरह का कल्चर रहता है, आपका आपका पालन-पोषण भी उसी हिसाब से होता है, आप उसको एम्ब्रेस करते हैं और आपके लिए वो नॉर्मलाइज़्ड हो जाता है। तो कई हद तक हमारे यहाँ पर जिस तरह का ढंग रहा है, कुछ जॉब्स को मैस्कुलिन देखा जाता है, कुछ जॉब्स को फेमिनिन देखा जाता है। जैसे घर की साफ-सफाई के बारे में अगर बात करें तो उसको फेमिनिन देखा जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक जॉब को जेंडर स्टीरियोटाइप कर सकते हैं, यानी कि आप एक किसी लिंग को उस कार्य के साथ जोड़ सकते हैं। इस आप जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, उसी किताब में ओपरा विन्फ्रे जो एक काफ़ी मशहूर टीवी होस्ट रही हैं, उनका एक बहुत खूबसूरत वाक्य था कि जीवन में तुम्हें वही मिलता है जिसे माँगने का तुम साहस रखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है लेकिन और आप में हिम्मत है कि आप माँग सकें उस चीज़ को, ना केवल समाज से बल्कि अपने परिवार से, अपने अपनों से। मुझे लगता है कि समाज से एक बार इंसान लड़ भी सकता है। अपने अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल सफ़र रहता है। जब अपने साथ नहीं देते तो अकेलापन बहुत ज़्यादा रहता है और वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वेदना का कारण है ज़्यादातर महिलाओं के लिए, ज़्यादातर गृहिणियों के लिए, ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो एक तरह के परिवेश में रहे हैं, एक तरह के परिवेश में पले-बढ़े हैं, जिनको एक तरह की शिक्षा दी गई है कि ये काम इस ग्रुप का है, ये काम इस दूसरे दल का है। ये काम सिर्फ़ औरतें करती हैं, ये काम सिर्फ़ आदमी करते हैं और वो एक जो टाइप है, वो सिर्फ़ महिलाओं के लिए वेदना का कारण नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी वेदना का कारण है और जो हमारे जो अदर जेंडर्स हैं, उनके लिए भी वो एक परेशानी का कारण रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको
अगर आपको कई वो बोलते हैं ना घर से आप अपने घर से स्टार्ट करिए, तो घर से अगर आप स्टार्ट करें, अपना स्टीरियोटाइप निकालना जब आप अपब्रिंगिंग करें अपने बच्चों की, उनको आप किस तरह की शिक्षा दें। जैसे अगर मेरा नेफ्यू और नीस है तो मैं दोनों को बार्बी खरीद कर दूँगी कि दोनों को रोबोट खरीद कर दूँगी, इस बारे में हमको अभी से सोचना पड़ेगा क्योंकि यही होती है कंडीशनिंग का पहला चरण कि हम लड़कियों को गुलाबी कलर के कपड़े देते हैं और लड़कों को नीले रंग का कपड़ा देते हैं, ये होता है स्टीरियोटाइप कंडीशनिंग करना। तो वो कंडीशनिंग हमको अपने स्तर पर बदलनी पड़ेगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है, आपको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो ये मेरा सोचना है उसके बारे में। अ शुक्रिया मृणाल, आपने बहुत सही बात की कि हमें बहुत शुरुआत से ही इस बदलाव की ओर रुख करना होगा। विवेक आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? मे मे मेरा मेरा विश्वास भी यही है जो मृणाल ने कहा है वो 100% सही है। ये जो कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग बचपन से ही अगर परिवार, समाज इस कंडीशनिंग से अगर उभरने की कोशिश करे, तो ये जो डिफरेंशिएशन है बड़े होने के बाद जो सामने नज़र आता है, वो शायद डिफरेंशिएशन खत्म करने में या कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मृणाल ने जो कहा है मैं उससे 100% सहमत हूँ और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट स्कूल से और हमारे परिवार, समाज से ही अर्ली इयर्स में स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहूँगी श्वेता जैसे जैसे हमने अपने घर के बारे में बात की ना, हमारे कार्य क्षेत्र में भी वही हाल है। अगर कार्य क्षेत्र में हम ये जर्नलाइज़ेशन ना करके हर किसी को उनकी क्वालिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ के अनुसार अ रिकॉग्नाइज़ करें, उनके अनुसार उनको ज़्यादा अवसर दें, तब ये कंडीशनिंग जाएगी धीरे-धीरे करके। अगर आप ये बोलेंगे कि ये काम लड़कियों का नहीं है, ये काम लड़कों का नहीं है, लड़कियाँ ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड रहती हैं, लड़के ज़्यादा अच्छा सेल्स कर सकते हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो कंडीशनिंग है, बचपन में जो फाउंडेशन बन गया है, वो तो है ही। आपके कार्य क्षेत्र में भी उसका उसका चलन चलता रहेगा क्योंकि आपके बाद आपका जो फ्यूचर जो आपके जूनियर्स हैं, जो बाद में चलकर नए लीडर्स, नए मैनेजर्स बनेंगे नए स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे, उनका भी वही पर्सपेक्टिव रहेगा क्योंकि वो गाइड हुए हैं उस हिसाब से। तो फाउंडेशन को मज़बूत करना ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का रूट हल यही है कि हमको अपने स्तर पर, अपने हिसाब से, जहाँ पर हम हैं, जिस समुदाय, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पर आवाज़ उठाना, उन बातों पे चर्चा करना प्रारंभ करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विद्रोही जो किताब है, यूँ तो बच्चे बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए है, रेबेल गर्ल्स, बहुत कॉम्पैक्ट है किताब, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक-एक पेज की है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब उनके लिए भी है जो शायद पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, पर रोल मॉडल्स ढूँढते हुँ। हैं। ख़ासकर कि महिलाएँ, इवन आई थिंक पुरुष वर्ग, जिनको महिलाएँ रोल मॉडल कम दिखती हैं। आज अगर आप किसी से पूछने जाएँगे, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, उनसे रोल मॉडल पूछने जाएँगे तो ज़्यादातर रोल मॉडल आपको मैस्कुलिन मिलेंगे। एक वुमेन नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है लीप डॉट क्लब, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर वो फाउंडर्स के बारे में पूछ रहे थे और उन फाउंडर्स में ज़्यादातर लोगों ने पुरुषों का नाम लिया। महिलाएँ कई हद तक उनको याद ही नहीं आई। तो रोल मॉडल्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो महिलाएँ हैं सिर्फ़ किताब में ना रह जाएँ, इनके बारे में चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। तब जाकर ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहीं न कहीं जाके ख़त्म होगा कि कुवत रखते हैं, हर जेंडर के लोग कुवत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं किसी ऊँचे स्तर पर रहकर संचालन करने का चीज़ों का। बिल्कुल सही कहा कि हम जेंडर से डिफ़ाइन नहीं करें कि ये काम एक स्त्री कर सकती है, एक पुरुष कर सकता है। मुझे लगता है एक उनके कौशल, उनके स्किल के हिसाब से हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि हाँ, वो कौन-सी चीज़ में बेहतर हो सकता है। बिल्कुल हेलो सही कहा मृणाल श्वेता आपने। हाँ, हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। पहली बात तो मेरे ख़्याल में 2 से 3 मिनट बचे हैं, तो मैं थैंक यू कहना चाहता था मृणाल को, जिन्होंने एग्री किया है इस सेशन में आने के लिए।
दूसरी बात 1 साल हो गया है बुक नर्ड्स हिंदी को और हम लोगों ने श्वेता और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा और मैं जानना चाहता था मृणाल से कि उनकी कुछ जो पसंदीदा किताबें हैं, उसके बारे में 1 या 2 किताबों के बारे में बताएँ या जो श्रोता हैं, उनके लिए 1-2 किताबें रिकमेंड करें और सेम मैं श्वेता से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 किताबें जो उनकी साल की फ़ेवरेट रही हों, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। बिल्कुल रोहन काफ़ी अच्छा सवाल है और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किताबें बहुत इकट्ठी करती हूँ। ज़्यादातर आपने शायद मेरे पोस्ट पढ़े भी होंगे मैं ज़्यादातर कहानियों की किताबें पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानियों की किताबें क्योंकि वो एक दूसरी ही दुनिया में लेकर जाते हैं। हिंदी में मैंने सब पढ़ा है। आप प्रेमचंद की कोई भी किताब उठा लीजिए, गोदान, इगाह, कफ़न, निर्मला सब पढ़ी है मैंने। तो प्रेमचंद जी मेरे बहुत फ़ेवरेट रहे हैं। हिंदी में मैं कविताएँ भी बहुत पढ़ती हूँ। मुझे महादेवी वर्मा की सारी कविताएँ बहुत पसंद हैं। मेरी माँ बहुत बड़ी फ़ैन थी शिवानी की किताबों की, तो मैं शिवानी की किताबें काफ़ी पढ़ती हूँ। अगर इंग्लिश में आप पूछें, ख़ास करके हम विद्रोहिणी के शब्द के बारे में इतना ज़ोर दे रहे हैं और इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। सो एक किताब है लीन इन जो कि शेरिल सैंडबर्ग की है और वो किताब मुझे ख़ास करके बहुत पसंद है। अ, ये हिंदी ज़्यादातर में भी है? ये हिंदी हिंदी में में भी ट्रांसलेशन है? ये हिंदी अच्छा, में ट्रांसलेशन है। आई थिंक ओके। बिकमिंग का भी हिंदी में ट्रांसलेशन उपलब्ध है, जहाँ तक मुझे पता है। अम, ज़्यादातर ये पॉपुलर किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल रहता है। अ मुझे लगता है रवीन्द्रनाथ टैगोर की भी काफ़ी किताबें हैं जो हिंदी में उपलब्ध है, पर अगर इस पर्टिकुलर एजेंडा या पे डिस्कस करें तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादातर हिंदी लेखक आएँ और इनके बारे में लिखें या फिर बुक नर्ड्स हमको कुछ लिस्ट दें जिसके कारण हम ऐसे ही किताबें, ऐसी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ या बायोग्राफ़ीज़ हिंदी में पढ़ सकें। अम मुझे काफ़ी हर्ष होगा हिंदी में पढ़ने का। हालाँकि मैं इन किताबों को ज़्यादातर जो है सेल्फ हेल्प की किताबें रहती हैं या फिर वुमेन फाउंडर्स की किताबें रहती हैं या फिर अगर महिलाओं से जुड़ी किताबें रहती हैं, वो मैंने ज़्यादातर अंग्रेज़ी में देखी है। अगर हिंदी में रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पर ये कुछ रिकमेंडेशंस है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मृणाल। श्वेता कुछ 1 या 2 किताबें जो साल में सबसे जो लोकप्रिय तुम्हारे अकॉर्डिंग रही हों? मैं अपनी तरफ से हिंदी की 2 किताबों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक किताब है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। ऐसा कहा जाता है कि उस किताब को जीवन काल में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और इस किताब को मैंने अभी ही पढ़ा है। चित्रलेखा ये किताब एक तरीके से आपको पाप और पुण्य के बीच की जो उलझन है उससे निकलने का एक रास्ता देती है और वो बताती है कि जीवन में कुछ भी सही-गलत नहीं होता है और वो हम हमेशा एक सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन वो एक आपको आगे का रास्ता देती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी साहित्य में कुछ पढ़ना चाहती हैं, तो चित्रलेखा तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और एक और किताब है एक दुनिया समानांतर जिसे राजेंद्र यादव ने इसमें अ, आज़ादी के बाद के लेखकों की कहानियों को संग्रहित किया है। इसमें निर्मल वर्मा, हरिशंकर परसाई की कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ चुनिंदा कहानियाँ हैं और श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। अलग-अलग विषयों पर लिखी गई हैं। तो ये किताब और ख़ासकर जब आप हिंदी की शुरुआत करना चाहते हैं और लंबे उपन्यास नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एक दुनिया समानांतर ये किताब आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। और ये 2 किताबें मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेंगी। थैंक यू श्वेता और मैं मृणाल और तुम्हारा दोनों का थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ये सोच रहा था कि ये सेशन होगा कैसे बट श्वेता और मृणाल ने मतलब बहुत अच्छी तरह सब कुछ सँभाल लिया और सेशन हो गया। और मृणाल हम आने वाले समय में हिंदी पे भी और ख़ासकर नॉन फ़िक्शन पे क्योंकि लिंक्डइन पे बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो हम और ज़्यादा सेशंस को करने की कोशिश करेंगे और आपने इस जो हमारा एफ़र्ट है इसको एक इनिशिएशन दिया। थैंक यू सो मच मृणाल फॉर डूइंग दिस सेशन एंड टू एवरीवन हू अटेंडेड आल्सो। हम लोग एक और सेशन के साथ फिर वापस आएँगे और अगले हिंदी दिवस पे तो डेफ़िनेटली आना ही आना है और ज़्यादा किताबों के साथ आएँगे होपफुली। तो थैंक यू सो मच।
बहुत-बहुत धन्यवाद रोहन, श्वेता और बाकी सभी श्रोतागणों का।